हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो को कवर किया है। जो भी पार्ट 1 वीडियो को अभी तक कवर नहीं किए हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 काफी इंपॉर्टेंट है। मानव विकास से बहुत सारे क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, इसलिए आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, सभी चीज को नोट करेंगे तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा वीडियो देखने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। जहां आपका नॉलेज था, जहां आपका नॉलेज पॉइंट था, जो आपका लेवल था, वहीं फिर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव विकास क्या होता है, मानव विकास के परिणाम यानी इनके महत्वपूर्ण पक्ष क्या क्या है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव विकास के 4 स्तंभ समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, या फिर वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वृद्धि और विकास से क्या समझते हैं, इसमें अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एक तरह से डॉक्टर महबूबुल हक जो क्या दिए हैं, एचडीआई मतलब दिए थे, 10वां वित्त मंत्री थे, कहां के, पाकिस्तान के। इन्होंने ही 1990 में क्या किया था, मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से बोलते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा था पार्ट 1 वीडियो में। तो पार्ट 2 वीडियो का कंटेंट आपका यहां से स्टार्ट होता है, यानी पार्ट 2 वीडियो का आपका जो थ्योरी है वो यहां से स्टार्ट होता है, मानव विकास के उपागम से। ठीक है, तो मानव विकास के उपागम का अर्थ होता है वह प्रणाली या फिर वह तरीका या फिर वह दृष्टिकोण, मतलब वह मेथड या फिर वह विधि मान लीजिए, जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि एक तरह से कोई घटना या फिर सामाजिक तथ्य या फिर कोई भी व्यवस्था का हम लोग क्या करते हैं, विवेचना करते हैं। ठीक है, मानव विकास के उपागम से ही पता चलता है कि किसी देश का मानव विकास कितना है, किसी देश का मानव विकास कितना ज्यादा है, कितना कम है। ठीक है, मानव विकास का उपागम वैसा चीज है, वैसा एक मतलब कारक है जिसके माध्यम से किसी भी देश का मानव विकास आंका जाता है, मतलब मानव विकास को मापा जाता है। मानव विकास ज्यादा हुआ है, मानव विकास कम है, ठीक है, उसी को कहते हैं मानव विकास के उपागम, यानी मानव विकास को मापने वाले उपकरण को ही क्या बोलिए आप, उपागम बोलिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, मानव विकास के उपागम। ठीक है, यहां लिखा हुआ है उपागम का अर्थ है वह प्रणाली, वह तरीका या फिर वह दृष्टिकोण जिसके आधार पर किसी विशेष यानी खास सामाजिक तथ्य यानी फैक्ट या वास्तविक घटना की विवेचना की जाती है। ठीक है, तो मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण उपागम है जो आपको याद रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आता है कि मानव विकास के उपागम की चर्चा करें या फिर मानव विकास के उपागम के बारे में लिखें। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको आंसर देना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो उपागम है वो क्या है, आय उपागम। ठीक है, मैंने क्या कहा कि मानव विकास के उपागम किसको बोलते हैं, वैसा चीज, वैसा उपकरण, वैसा कारक जिससे मानव विकास पता चलता है कि मानव कितना विकास किया है, कितना नहीं किया है। ठीक है, उसी को बोलते हैं मानव विकास के उपागम। तो आय उपागम, आय भी क्या है, यानी इनकम अप्रोच जो है, इनकम से भी पता चलता है ना कि मानव कितना विकास किया है। मानव अगर ज्यादा विकास किया तो मानव का इनकम ज्यादा होगा, ज्यादा वो लोग पैसा कमाएगा। अगर गरीब है तो ज्यादा काम नहीं करता होगा, मतलब कम लेवल का, मतलब एक तरह से वो लोगों को काम मिलेगा और वो लोगों का विकास नहीं होगा। तो वहां क्या करता है, आय से भी पता कर सकते हैं, यानी इनकम से भी पता कर सकते हैं किसी भी देश के जनता का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, यानी इनकम अप्रोच आय उपागम मानव विकास का पुराने उपागमों में से एक है। ठीक है, यानी सबसे पुराना जो उपागम है उसमें से एक है आय उपागम। इसके अंतर्गत मानव विकास का आय के साथ जोड़कर, यानी मानव विकास को आय के साथ जोड़कर विश्लेषण किया जाता है। आय का ऊंचा स्तर होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होता है। सही बात है, अगर आय ऊंचा होगा, इनकम अगर ज्यादा होगा तो उनके पास ज्यादा पैसा होगा, आदमी के पास, मानव के पास, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा विकास करेंगे। हर एक क्षेत्र में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, हर एक क्षेत्र के सामान को खरीदेंगे, कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगे क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है। ठीक है, तो वो किसी भी विकास करने में, कोई भी चीज में वो पीछे नहीं रहेंगे, हर एक चीज का फायदा उठाएंगे। ठीक है, तो वहां क्या होगा कि वह मानव विकास होगा, मतलब आय का स्तर अगर ऊंचा होगा तो मानव विकास भी ऊंचा होगा, मानव विकास का जो लेवल है वो भी क्या होगा, उच्च होता है। ठीक है, ये पहला उपागम है, क्या है, मानव विकास के महत्वपूर्ण उपागमों में से पहला उपागम आय उपागम। अब देखिए दूसरा उपागम है क्षमता उपागम, यानी कैपेसिटी अप्रोच। क्षमता उपागम क्या होता है, तो इसमें मानव को संसाधनों के क्षेत्र में पहुंच, यानी मानव का संसाधनों के क्षेत्र में पहुंच से उनके क्षमताओं का निर्माण भी बढ़ जाता है, जो मानव विकास की पूंजी है। ठीक है, यानी मानव का संसाधनों के क्षेत्र में पहुंच। अब यानी कहने का मतलब यह हुआ
कि संसाधन क्या है। पेट्रोल एक तरह से खेत यानी जो है प्लॉट होता है, खेत जो होता है वो क्या है, संसाधन है। यानी आदमी के पास एक मतलब गाड़ी होता है, तरह तरह की गाड़ियां होती है, मोटरसाइकिल, जो भी आप एग्जांपल ले लीजिए, मतलब संसाधन जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, जो भी संसाधन उसके पास है, अगर वो उनके पास सबसे ज़्यादा संसाधन है, वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर संसाधन को खरीद सकते हैं, तो वहाँ हम ये कहेंगे कि इस मानव का संसाधनों तक पहुँच बहुत ज़्यादा है। मतलब इनका पहुँच जो है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर पहुँच ज़्यादा होगा तो उसका क्षमता का निर्माण भी ज़्यादा होगा। मतलब कोई भी चीज़ को निर्माण करने की उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। अगर मान चलिए कोई भी चीज़ को खरीदने में अगर वो मानव ज़्यादा सक्षम है, मतलब वो संसाधन तक पहुँचने में, मतलब कोई भी गाड़ी, मान चलिए कोई ट्रैक्टर खरीदने में, ठीक है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है, हल जोतने के लिए। अगर वो मानव को खरीदने का मतलब एक तरह से पैसा है उसके पास, मतलब उतना उसको पहुँच है, तो वो क्या करेगा, ट्रैक्टर को खरीदेगा, ठीक है। मतलब उसको संसाधन जो ट्रैक्टर है उस पर पहुँच बनाने का उसको मतलब एक तरह से कैपेसिटी है। तो वहाँ क्या होगा कि वो क्षमताओं का निर्माण कर लेगा, वो ट्रैक्टर को खरीदेगा और क्षमता का निर्माण कर लेगा। कौन सा क्षमता का निर्माण कर लेगा, यानी खेती करने का, यानी कृषि कार्य करने का क्षमता का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो वही बात कह रहा है कि इसमें मानव का संसाधनों के क्षेत्र में पहुंच बढ़ने से उनके क्षमताओं का निर्माण भी बढ़ जाता है, जो मानव विकास की पूंजी है। इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटी अप्रोच बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक पॉइंट है, क्षमता उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, ठीक है। यानी क्षमता उपागम कैपेसिटी अप्रोच जो है, इनका संबंध किससे है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, जो क्या है प्रसिद्ध यानी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, और इनका दोस्ती था, काफी ज्यादा दोस्ती था डॉक्टर महबूबुल हक के साथ, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कल्याण उपागम यानी वेलफेयर अप्रोच। यानी कल्याण उपागम क्या होता है, ये एक उपागम है, ये उपागम स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि बुनियादी ढांचा पर सरकारी खर्चा का तर्क देती है, ठीक है। यानी कल्याण उपागम ये सारे चीज का लेखा जोखा देती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर कितना रुपये खर्च किया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र पर कितना रुपये खर्च किया जा रहा, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र पर कितना रुपये खर्च किया जा रहा। ये सारा चीज खर्च कौन करता है, सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है। तो ये गवर्नमेंट का एक तरह से लेखा जोखा मतलब देती है कि कितना रुपया खर्च कर रहा है, कितना रुपया किस क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है, ठीक है। ये है आपका कल्याण उपागम यानी वेलफेयर अप्रोच, ठीक है। तो सरकार कल्याण पर व्यय करके मानव विकास के स्तर को ऊंचा करने का जिम्मेदार है सरकार को, ठीक है। यानी सही बात है, सरकार के पास पैसा है, देश की इकोनॉमी उनके हाथ में है, देश का जो कंट्रोल है उनके हाथ में है, ठीक है। देश के संसाधन उसके हाथ में है, देश के संसाधन उनके कंट्रोल में है। तो उनका ये दायित्व बनता है, वो उनका ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि वो क्या करे, मानव विकास का जो स्तर है उसको ऊंचा करे। क्या करे, मानव विकास के स्तर को ऊंचा करे, कल्याण का मतलब बढ़ाने के लिए, यानी लोगों की कल्याण को बढ़ाने के लिए। लोगों का कल्याण कब होगा, जब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, शिक्षा की अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छे स्कूल बनेंगे, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा ज्यादा होगा, मतलब सामाजिक सुरक्षा ज्यादा होगा, कहने का मतलब ये कि समाज में कोई अपराध नहीं होगा, कोई क्राइम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज जो जिम्मेदारी होती है किसकी होती है, गवर्नमेंट की नहीं, सरकार की होती है, ठीक है। तो कल्याण उपागम जो है एक प्रकार का सरकारी उपागम समझ सकते हैं। मतलब इसमें जो एक तरह से योगदान होता है कल्याण उपागम को बढ़ाने का, वह सरकार का होता है, ठीक है। सरकार जो भी चीज कर रही है वो चीज किसके अंतर्गत आएगा, कल्याण उपागम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। समझ गए। अब देखिए चौथा जो आपका उपागम है, चौथा अप्रोच, वो है आधारभूत आवश्यकता उपागम। यानी इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, बेसिक नीड अप्रोच बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आधारभूत आवश्यकता उपागम जो है, ये उपागम मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मतलब उपागम प्रस्तावित किया गया था। ये इनके अंतर्गत 6 आवश्यकताओं को जरूरी बताया गया है, ठीक है। यानी ये जो उपागम प्रस्तावित किया गया किसके द्वारा, ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। इनके अंतर्गत 6 जरूरी चीजों को बताया गया है। मतलब इस उपागम में 6 न्यूनतम आवश्यकताओं को जरूरी बताया गया है, ठीक है। तो पहला जो आवश्यकता है वो क्या है, आवास। यानी कोई भी चीज अगर मतलब कोई भी आदमी अगर विकास करना चाहेगा, कोई भी मानव अगर विकास करना चाहेगा, तो सबसे पहले उनके पास घर होना चाहिए, आवास होना चाहिए रहने के लिए, जहां वो अपने आप को सुरक्षित रख सके, ठीक है, सुरक्षित रख सके, ठीक है। यानी मौसम के मतलब बरसात से, ठंडी से, बाढ़ से, ठीक है, ये सारे मौसम से मतलब जंगली जानवरों से सुरक्षा, मतलब एक तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सके, ठीक है। दूसरा जो जरूरी है वो क्या है, स्वच्छता। यानी उनके पास स्वस्थ सुविधा होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। ये भी क्या है, 6 न्यूनतम आवश्यकताओं में से एक है, ठीक है। आधारभूत आवश्यकता उपागम का ये आवश्यकता बता रहे हैं, 6 आवश्यकता है इसके अंतर्गत। ये किसने प्रस्तावित किया, ILO ने, ठीक है। तीसरा जो है वो जल की पूर्ति यानी जल की उपलब्धता, ठीक है। यानी जो
भी आदमी है उनको सबसे पहले क्या होनी चाहिए, जल की पूर्ति होनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहां लोगों को पानी नहीं मिलता है। पानी के लिए लोग एक मीलों मतलब दूर चल जाते हैं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर चल के तब पानी लेने के लिए जाते हैं। तो लोगों तक पानी की पहुंच होनी चाहिए, लोगों तक पानी जल की पूर्ति आसान होनी चाहिए, ठीक है। यानी लोगों तक पानी बहुत ही जरूरी पहुंचनी चाहिए, बहुत ही जरूर बताया गया है कि उनको पानी बहुत ही अच्छे सुविधा के अंतर्गत मतलब जल्द ही उनको पूर्ति किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर पानी नहीं रहेगा तो आदमी कैसे जिंदा रहेगा, ठीक है। भोजन, ठीक है, पानी के बाद आपका भोजन, यानी मानव विकास को विकास करने के लिए उसको अच्छी भोजन की चाहिए, अच्छी भोजन की उनको जरूरत पड़ती है। शिक्षा लास्ट में आपका 5वां नंबर पे आता है, ठीक है। मानव विकास तभी भी विकास कर सकता है, मानव तभी भी विकास कर सकता है, तब विकास कर सकता है जब वो शिक्षा को ग्रहण करेगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, 5 मतलब एक तरह से 5 जरूरी है। उसके बाद टोटल आपको बताया गया, यहाँ 6 नहीं होगा 5 होगा, ठीक है। 5 आवास, स्वच्छता, जल की पूर्ति, भोजन और शिक्षा, ठीक है। 5 होगा यहाँ, ठीक है। 6 यहाँ मिस्टेक शायद हुआ है। और ये 5 आप याद रखेंगे। आधारभूत आवश्यकता उपागम के अंतर्गत ये 5 पॉइंट आते हैं। ये 5 चीज आदमी को मिलेगा तभी वो क्या कर पाएगा, विकास कर पाएगा, तभी वो एक तरह से सही ढंग से अपने आप को विकसित कर पाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे छोटे देश बेहतर कार्य कर रहे हैं। सही बात है। बड़े देश अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया, तो ये सब देश जो है अपने होड़ में लगा हुआ, ठीक है। मतलब दुनिया में लोगों को सिर्फ राजनीति करनी है। मतलब क्या है कि ये लोग सिर्फ अपना हथियार को बनाने में मतलब पैसा खर्च करेगा, अपना देश को मतलब शक्तिशाली बनाने में मदद करेगा, अपना देश को शक्तिशाली बनाने के पीछे लगा हुआ रहेगा। मतलब यहाँ की जो इकोनॉमी है अच्छी है, लेकिन यहाँ इकोनॉमी में ज़्यादा लोगों के मतलब विकास में यानी मानव विकास में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और छोटे छोटे जो देश हैं जैसे कि श्रीलंका हो गया, उसके बाद हो गया आपका भूटान हो गया, ठीक है। यानी छोटे छोटे जो कंट्री है, नाइजीरिया हो गया, ये सब कंट्री क्या है कि ये सब कंट्री को हथियार बनाने का होड़ नहीं है, क्योंकि ये सब कंट्री को पता है कि हमसे बड़े बड़े सब शक्तिशाली देश हैं, पावरफुल कंट्री है, हम लोग उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। हालांकि वो लोग भी सैनिक क्षेत्र में मतलब विकास कर रहा है, तरह तरह के हथियार खरीद रहे हैं, ठीक है, और एक तरह से अपने आप को शक्तिशाली बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन वो लोग ज़्यादा कहाँ ध्यान देते हैं, मानव विकास में, यानी मानव को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई, मानव की जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने में वो लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, मानव के पीछे ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे देश जो हैं ज़्यादा मतलब प्रदर्शन करते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं HDI रिपोर्ट में। जैसे टोबैको श्रीलंका जो है, टोबैको और श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक जो है HDI रिपोर्ट, वो क्या है, भारत से ऊपर है। ये टोबैको और श्रीलंका भारत से छोटा देश है कि नहीं, बिल्कुल छोटा देश है, लेकिन कैसे आगे बढ़ गया HDI में, क्योंकि ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, मानव विकास पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये लोग को पता है कि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को विकास करना है, हम लोगों को इतना हथियार के हेरफेर में जाना नहीं है, हम लोगों को विश्व शांति चाहिए, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है, HDI में 2006 में भारत को 126वें स्थान और 2018 में फिसलकर 130वें स्थान पर चला गया। अब देखिए यहाँ देश जो है पीछे जा रहा है। यानी 2006 की अगर बात की जाए तो भारत का जो HDI रैंक था वो कितना था, 126। और HDI रैंक जिसको ज़्यादा मिलता है, मतलब जिसको फर्स्ट रैंक मिलता है, उनका मानव विकास सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अच्छा होता है, वो देश अच्छे तरह से तरक्की किए हुए होते हैं। मतलब वो देश की जो लोगों की जीवन है, जिंदगी जो है, मानव का जिंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। 126 यानी 2006 में मानव विकास सूचकांक के रैंक में, HDI रैंक में जो भारत को जो स्थान मिला था, 126वां स्थान मिला था। लेकिन 2018 में फिसल करके कहाँ चले गया, 130 में चला गया। 126 से 130 मतलब 4 रैंक नीचे आ गया और भी। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 2006 में भारत की जो मानव विकास है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। भारत की जो लोगों की अर्थव्यवस्था थी, भारत के लोगों का जो शिक्षा व्यवस्था था, भोजन की व्यवस्था थी, जल पूर्ति की व्यवस्था थी, स्वच्छता की व्यवस्था थी, काफ़ी अच्छी थी 2006 में। लेकिन ये 2006 में और भी बदतर हो गया 2006 से। कब, यानी और भी खराब स्थिति हो गया 2006 से 2018 में, जिसके कारण क्या हुआ, HDI रिपोर्ट में फिसल करके भारत का जो रैंक है वह कहाँ चले गया, 130 में चले गया, ठीक है। तो यहाँ की सरकार जिम्मेवार है, ना कि यहाँ की पब्लिक, क्योंकि पब्लिक तो चाहती है कि मेरा विकास हो, क्योंकि पब्लिक तो चाहती है कि हमको अनुदान मिले, क्योंकि पब्लिक तो चाहती है कि मेरा बच्चा अच्छा तरह से पढ़े और लिखे, यानी मेरा तरह से पब्लिक ये सारे चीज़ का डिमांड करती है, ठीक है। पब्लिक चाहती है कि देश के संसाधन का इस्तेमाल अच्छे तरह से हो, देश के संसाधन का जो उपयोग हो वो देश के लोगों के बीच हो, यानी देश के कल्याण के बीच हो, कल्याण को लेकर हो, ठीक है। तो ये
ये सारा चीज जो होता है एक तरह से मतलब उपागम के कल्याण उपागम के अंतर्गत रखा जाता है। अगर कहा जाए तो यहाँ जो डायरेक्टली फोकस किया जा रहा है तो कल्याण उपागम के अंतर्गत ही, यानी आपको 4 उपागम बताया गया। 4 उपागम में से देखिए कल्याण उपागम का जिम्मेवार कौन है? सरकारी खर्चे, मतलब कल्याण उपागम का जो जिम्मेवार है वो कौन है? सरकार है। ठीक है, तो एक तरह से कल्याण उपागम पीछे होने से जिसके कारण क्या हुआ, कल्याण उपागम जो है वो कम पड़ने से, कल्याण उपागम का पीछे होने से भारत का रैंक वो 130 में चले गया। अब देखिए आपको पढ़ना है ILO के बारे में, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी स्थापना जो हुई थी 1919 में हुई थी। सबसे पहले आप ये चीज नोट करके रखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में हुई थी। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों का अधिकार और उनके हित के लिए काम करता है। यानी इंटरनेशनल जो लेवल है, यानी विश्व लेवल पर यह क्या करता है कि मजदूरों के अधिकार के बारे में बात करता है, मजदूरों का क्या क्या अधिकार होनी चाहिए और उनके हित के लिए काम करता है। ठीक है, मजदूरों का काम का समय भी निर्धारित करता है, निश्चित करता है कि मजदूरों को आप पूरा दिन 24 घंटा नहीं खटा सकते हैं, 24 घंटा लेकर के उसको आप काम नहीं करवा सकते। ठीक है, मजदूरों की आय को आप कम नहीं कर सकते। ये सारा चीज का जो नियम है ये कौन बनाते हैं? ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अब देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 1969 में 1969 में ILO को नोबेल प्राइज मिला था। यानी नोबेल प्राइज दिया जाता है हर एक इंटरनेशनल लेवल का जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अगर अच्छे काम करते हैं, अच्छा तरह से प्रदर्शन करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, दुनिया की भलाई करते हैं, गरीब देशों की मदद करते हैं, तो वो उनको क्या मिलता है? नोबेल प्राइज मिलता है, जो विश्व स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर दिए जाते हैं। ठीक है, ILO में लगभग 187 देश सदस्य देश हैं, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 187 देश जो हैं इनके सदस्य हैं ILO के। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को हुई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि गरीब देशों को मदद करना। गरीब देश आजकल पीछे जा रहे हैं। अफ्रीकन देश में देखेंगे, अफ्रीकन कंट्री, बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहां बच्चों को सही से खाना भी नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये सारे देशों में जो गरीबी है, ये सारे गरीबी को दूर करने का मकसद है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का, यानी UNDP का, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का। दुनिया से गरीबी हटाने का ये मतलब संकल्प लिया है। दुनिया से गरीबी, रिमूव पॉवर्टी, यानी रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम वर्ल्ड। ठीक है, यानी दुनिया से मतलब गरीबी को हटाने का संकल्प लिया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास, यानी विकास, डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट कब होगा? जब गरीबी हटेगा। गरीबी को हटाना ही एक तरह से डेवलपमेंट कहलाता है। UNDP का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और लगभग 170 देश में कार्यरत है। यानी UNDP का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में, यानी अमेरिका का, USA का न्यूयॉर्क में। और ये 100 लगभग इसके अंतर्गत जो है 170 देश कार्यरत है, मतलब लगभग 170 देशों में कार्यरत है UNDP, यानी 170 देश में ये इनकी जो एजेंसी है, इनकी जो संस्था है वो कार्य कर रही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है GNH के बारे में। GNH का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता बोल सकते हैं इसको। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी भूटान, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या होता है कि एक तरह से देश में लोगों को सुविधा देने के कारण कितना लोग खुश है। ठीक है, यानी लोगों को कितना सुविधा मिल रही है, लोग कितना खुश है, इसी को क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। यानी हर एक राष्ट्र के जो लोग हैं वो खुश हैं या नहीं है। ठीक है, उसी चीज को मापा जाता है। और भूटान जो है पहला देश है दुनिया का, यानी भूटान विश्व का पहला देश है, अकेला देश है जिसने GNH को देश की प्रगति यानी विकास का आधिकारिक माप घोषित किया। ठीक है, हमारे देश में क्या है? GDP को मापा जाता है। यहाँ क्या मापा जाता है? GDP को मापा जाता है भारत में कि अगर GDP अगर हाई होगा तो देश विकास करेगा, GDP अगर घट रही है तो यहाँ देश विकास नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जापान में क्या सिस्टम कर दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की सरकार ने, कि लोगों की जो खुशी है, मतलब उनका जो हैप्पीनेस है उसको भी शामिल कर दिया प्रगति में, यानी विकास में। उनका कहना है कि देश तब तक विकास नहीं करेगा जब तक प्रगति नहीं होगा, विकास इसमें, लोगों की खुशी में। जब लोग खुश रहेंगे, लोगों में प्रसन्नता ज्यादा होगा, तब देश का विकास होगा। ठीक है, यानी लोग कब खुश होते हैं? जब उनका विकास होता है, जब उनको गरीबी से छुटकारा मिलता है, जब उनको सारे सुविधाएं मिलती है, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा, भोजन सुविधा, हर सामाजिक सुरक्षा सुविधा। ठीक है, ये सारे सुविधाएं मिलती है तभी वो खुश रहते हैं। ठीक है, तो खुशी को यानी एक तरह से प्रगति का एक माप माना है। खुशी को यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को, यानी आधिकारिक तौर पर, यानी लिखित तौर पर, यानी कानूनी तौर पर उन्होंने
उन्होंने क्या किया है, माप घोषित कर दिया है। यानी एक प्रकार का ये दंड एक तरह से मापक है जिससे हम लोग माप सकते हैं, यानी वहां भूटान में भूटान की गवर्नमेंट माप सकती है कि यहाँ मानव विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, जीएनएच हमें विकास की भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोच विचार करने के लिए उत्साहित करती है। जीएनएच जो है हमारे गुणात्मक पक्ष है। गुणात्मक पक्ष के अंदर क्या क्या आएंगे, मानव में शिक्षा आएंगे, ठीक है, या उस शिक्षा आएंगे, तरह तरह के कौशल आएंगे, यानी तरह तरह के काम को करने के जो कौशल होती है, स्किल्स होती है, वो सारी चीज आएंगे। ठीक है, तो गुणात्मक पक्षों को सोच करने के विचार देती है, मतलब गुणात्मक पक्ष के बारे में सोचने के लिए, विचार करने के लिए उत्साहित करती है जीएनएच। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 4 जिसका नाम है मानव विकास, ये आपका पूरा तरह से चैप्टर का जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ क्या लिखा हुआ, द एंड। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो चैप्टर का जो आपका थ्योरी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। चैप्टर का पूरा थ्योरी हम लोगों ने कवर कर लिया, कोई भी थ्योरी कोई भी पॉइंट आप लोगों का नहीं छूटा। ठीक है, जीएनएच क्या होता है, यूएनडीपी क्या है, आईएलओ क्या है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था उससे पहले आधारभूत आवश्यकता उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम और आय उपागम, यानी मानव विकास के उपागम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मानव विकास के उपागम क्या है, एचडीआई रिपोर्ट क्या है, डॉक्टर महबूबुल हक कौन है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, सशक्तिकरण, उत्पादकता, सतत पोषणीयता और समता क्या है, यानी मानव विकास के 4 स्तंभ है। मानव विकास के परिणाम यानी महत्वपूर्ण पक्ष क्या होते हैं, मानव विकास क्या होता है, लास्ट में आपका चैप्टर एंड हो गया। ठीक है, चैप्टर 4 मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आगे आपका आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।